हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन की वो संरचना है जो ब्रेन के बेस में स्थित होती है और स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर। यानी इसके लोकेशन के आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये ब्रेन स्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इन दोनों के बीच एक पुल का या ब्रिज का काम करता है। अगर ब्रेन स्टेम के हिस्सों की बात करें, इसके क्या डिविजन्स हैं, इसमें कौन से हिस्से आते हैं, तो इनको आप 3 मुख्य भागों में बाँट सकते हैं। ऊपर से शुरू करते हुए और नीचे की ओर बढ़ते हुए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा मिड ब्रेन, जैसा आप यहाँ दाएँ तरफ चित्र में देख पा रहे हैं। मिड ब्रेन के लिए साइंटिफिक शब्द है, इसका वैज्ञानिक शब्द है मेसेंसेफेलॉन। उसके बाद अगले नंबर पर आता है पोन्स, जो कि मेटेनसेफेलॉन का हिस्सा है। मेटेनसेफेलॉन में 2 हिस्से आते हैं, पोन्स और सेरिबेलम। पर मिड ब्रेन में सेरिबेलम नहीं आता। मिड ब्रेन में इस मेटेनसेफेलॉन का सिर्फ एक हिस्सा यानी पोन्स आता है। और तीसरा हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसे माइलेनसेफेलॉन कहते हैं। तो ये ब्रेन स्टेम, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण हिस्से इसमें शामिल हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसलिए ये जीवन को चलाने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सांस लेना, सचेत रहना, कॉन्शियसनेस में रहना, ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप, हार्ट रेट, आपकी नींद, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, जिस पर जीवन आपका टिका हुआ है, ये सारे महत्वपूर्ण फंक्शन में ब्रेन स्टेम अपनी भूमिका निभाता है। तो ब्रेन स्टेम भले ही हायर कॉग्निटिव फंक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं है इंसानों में, लेकिन वो सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, जो कि उसको हायर इंटेलिजेंस से जोड़ती हैं। और ये बहुत बेसिक और नेसेसरी लाइफ के फंक्शंस चलाने में इस्तेमाल होता है या उसमें लगा रहता है। जो अगर नहीं हो पाए, तो बाकी और कई सारे फंक्शंस शरीर के प्रभावित होंगे। यहाँ इस चित्र में आप मिड ब्रेन का एक क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं। और इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो मिड ब्रेन को 2 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं टेक्टम और निचले आधे हिस्से को कहते हैं टेगमेंटम। टेक्टम का शाब्दिक अर्थ ही होता है रूफ या छत, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है तो इसे रूफ या छत का नाम दिया गया, टेक्टम कहा गया। मिड ब्रेन का दूसरा हिस्सा जो नीचे की तरफ स्थित है, उसे कहते हैं टेगमेंटम। और टेगमेंटम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर या जमीन। तो ये नीचे का हिस्सा, इसलिए इसे जमीन या फ्लोर कहा गया, यानी टेगमेंटम। और ऊपरी हिस्सा है टेक्टम। अब टेक्टम से शुरू करते हैं कि इसमें मुख्य भाग क्या-क्या आते हैं। टेक्टम में सबसे पहले आपको दिखाई देंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई ये बहुवचन है। सिंगुलर में बात करें तो जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। इसका शाब्दिक अर्थ है अपर हिल्स। सुपीरियर मतलब अपर, जो ऊपर स्थित हो, और हिल्स यानी ये छोटे पहाड़ नुमा संरचना होती हैं, उभार लिए होती हैं, इसलिए इन्हें हिल्स कहा गया। अपर हिल्स, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ये 2 समान तरह के पहाड़ जैसे उभार लिए हुए 2 संरचनाएं होती हैं, जो हमारी आंखों के रेटिना से इंफॉर्मेशन देती हैं। तो अगर आप अब पूरा पाथवे देखें कि हमारी आंखों से जो इंफॉर्मेशन हमें रेटिना से रिसीव हो रही है, रेटिना में जो चित्र बन रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन रेटिना से होकर सबसे पहले मिड ब्रेन के माध्यम से जाएगी थैलेमस की ओर। तो मिड ब्रेन में वो कहाँ पहुंचेगी? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन जो होगी, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई फिर थैलेमस में भेजेगा। और थैलेमस में भी आपने देखा कि कई सारे अलग-अलग न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें विजन की इंफॉर्मेशन के लिए एक न्यूक्लियाई है जिसे कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, LGN। यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और जैसा आप जानते हैं कि थैलेमस एक रिले स्टेशन है, जो जानकारियां वहां पहुंचती हैं वो फिर तय करता है कि इसे आगे प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है।
तो फिर थैलेमस एलजीएन से ये विजुअल इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को भेज देता है। तो ये पूरा पाथवे है। तो रेटिना से इंफॉर्मेशन सबसे पहले सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में आ रही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपर हिल्स। और एलजीएन की ही तरह, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की ही तरह, सुपीरियर कॉलिक्यूलस में भी कई सारे लेयर्स होते हैं, कई सतहें होती हैं। उसकी ऊपरी सतहें तो विजुअल इंफॉर्मेशन लेती हैं रेटिना से, लेकिन जो गहराइयों में गहरी सतहें हैं, वो सोमैटिक जानकारियां भी लेती हैं, यानी हमारे त्वचा पे जो हमें टेम्परेचर, प्रेशर या पेन महसूस होता है, वो जानकारियां, या ऑडिटरी इनपुट भी लेती हैं। यहाँ इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई भी दिखाया हुआ है और एक इंफीरियर कॉलिक्यूलाई भी होता है जो उसके ठीक नीचे स्थित होता है। वो भी यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, उनकी लोकेशन एरोज से दिखाई हुई है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्योंकि ऊपर है, उभार जैसी संरचना है, उसको अपर हिल्स कहा गया। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो है, उसे लोअर हिल्स कहा जाता है क्योंकि वो नीचे स्थित है। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, जिस तरह सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजन के लिए उत्तरदायी है, विजन की इंफॉर्मेशन रेटिना से लेती है और फिर आगे भेजती है थैलेमस को, ऐसे ही इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्रवण संबंधी जानकारियां जो है, जो भी आप सुन रहे हैं, वो कान से आपकी जो जानकारी आ रही है, वो पहले यहाँ इंफीरियर कॉलिक्यूलाई में पहुंच रही है। फिर यहाँ से थैलेमस में एमजीएन नाम का न्यूक्लियस है, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो ये इंफीरियर कॉलिक्यूलाई फिर इस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को मिड ब्रेन से थैलेमस के एमजीएन में भेजता है, और फिर एमजीएन वहां से इसको टेम्पोरल लोब में भेजता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो ये पाथवे हुआ आपके, जो आप सुन रहे हैं, कानों से जो इंफॉर्मेशन जा रही है, श्रवण संबंधी जानकारियां हैं, उसका पाथवे ये हुआ ब्रेन तक पहुंचने का। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो एक तो ये ट्रांसमिट कर ही रहे हैं इंफॉर्मेशन, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजन वाली इंफॉर्मेशन आगे भेज रहा है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आपके ऑडिशन वाली इंफॉर्मेशन भेज रहा है। लेकिन और क्या काम करते हैं ये? तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई दोनों का काम है कि हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो स्टिमुलस है, उसकी तरफ सिर की दिशा को मोड़ना। जैसे अगर आपको कोई विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है और वो एक निश्चित एंगल पर है, तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई ये तय करता है कि किस प्रकार सिर को कितने डिग्री घुमाएं कि आंखों में वो विजुअल इंफॉर्मेशन ठीक तरह से कैच हो पाए। इसी तरह इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का भी काम है कि आवाज जिस तरफ से आ रही है, उस तरफ सिर को घुमाएं ताकि वो आवाज डायरेक्टली ज्यादा सही ढंग से कैच कर पाए। तो ये दोनों ही कॉलिक्यूली का समान काम है कि ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना अपने आसपास के स्पेस में और उनकी तरफ उन्मुख होना, ताकि वो जानकारी सही तरह से हो पाए। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्योंकि विजन के लिए उत्तरदायी है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये सर के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आवाज किधर से आ रही है, उस तरफ सिर को घुमाना या कान को उस तरफ ले जाना, ये मूवमेंट कराने के लिए इंफीरियर कॉलिक्यूलाई उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ सुपीरियर कॉलिक्यूलाई रैपिड आई मूवमेंट्स में भी सहयोग करता है, जिसको सकेड्स कहते हैं। सकेड्स क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज देख रहे हैं, तो उसकी इमेज आंखों की रेटिना पर पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आप उस चीज पर डायरेक्ट ना फोकस करें, यानी आंखों की पुतलियों को घुमाएं और डायरेक्ट फोकस करें, ताकि उसकी क्लियर इमेज आपके आंखों में, रेटिना में जो एक हिस्सा है फोविया, वहां पर इमेज बने, ताकि क्लियर इमेज बन पाए, धुंधलापन नहीं रहे। तो उसके लिए आप अपनी आंखों को लगातार मूव करते हैं चीजों को फोकस में लाने के लिए। तो ये आंखों का जो मूवमेंट होता है, आपको लगता होगा कि बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है। जैसे मान लीजिए अभी स्क्रीन पर कुछ लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है बिल्कुल सीधे में पढ़ रहे हैं, आंखें बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपकी आई बॉल्स जो होती हैं, वो जंप लेती हैं। एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जब आप जाते हैं, तो छोटा सा एक जंप आता है। जंप कर करके ये चीजें होती है, इसी जंप को सकेड्स कहते हैं। तो ये सकेडिक मूवमेंट जो है आई का, ये भी सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल करता है।
ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई तो हो गए टेक्टम के हिस्से। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई भी पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, 2 होते हैं। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई भी 2 होते हैं, आपने देखा। ये दोनों टेक्टम में आते हैं। और टेक्टम का अगर इस तरह कहें तो मुख्य काम सेंसरी नेचर का होता है। लेकिन टेगमेंटम उसके विपरीत मोटर फंक्शंस में रोल प्ले करता है, यानी मूवमेंट संबंधी काम जो होते हैं शरीर के, उसमें वो भूमिका निभाता है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो रेड न्यूक्लियस आता है। ये भी जोड़े में होते हैं, 2 होते हैं, ओवल शेप के होते हैं लगभग। और रेड न्यूक्लियस इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर एक फ्रेश ब्रेन को डाइसेक्ट करें, उसके स्लाइस निकालें, देखें, इसको स्टडी करें माइक्रोस्कोप में, तो फ्रेश ब्रेन का डाइसेक्शन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही ब्राइट रेड कलर का दिखाई देता है, बहुत ही तेज चटक लाल रंग का दिखाई देता है। इसके लिए इसका नाम हुआ रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस का मुख्य काम है हमारा पॉस्चर कंट्रोल करना, बॉडी की पोजीशन कंट्रोल करना, बैठने में उठने में कौन से पोजीशन में हम हैं, ये चीजें कंट्रोल करना, मसल के टोन को कंट्रोल करना, मांसपेशियों में कितना कड़ापन रहेगा, कितना ढीले रहेंगे मांसपेशियां, ये सारी चीजें देखता है। मोटर एक्टिविटीज को भी मॉडिफाई करता है। और मोटर कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाना अलग अलग मोटर मूवमेंट्स में, इसमें अपनी भूमिका अदा करता है। आप ध्यान देंगे कि कई और ब्रेन पार्ट्स हमने देखे, और मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट करना मोटर मूवमेंट्स को, ये सब कई और पार्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा कि इनके भी काम है, जो कि सही है। ब्रेन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो, मतलब बहुत कम पार्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एक काम करते हो अकेले तौर पर, कि पूरा 100% वही ब्रेन का हिस्सा वो काम देखेगा। अदरवाइज ज्यादातर ब्रेन के हिस्से कई तरह के कामों में थोड़ी थोड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं। जिससे बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो फंक्शन पूरी तरह से रुक नहीं जाता, 100% उस फंक्शन का लॉस नहीं होता, क्योंकि बाकी एरियाज भी उसमें थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाते हैं, तो कुछ हद तक चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड न्यूक्लियस का भी काम मोटर कोऑर्डिनेशन का है, यही आपने सेरिबेलम में भी देखा, यही चीज आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड के भी कुछ हिस्सों में। तो ये सारे ही थोड़ी थोड़ी रोल प्लेइंग करते हैं मोटर मूवमेंट या मोटर कोऑर्डिनेशन में। इसके साथ ही रेड न्यूक्लियस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो है पेन सेंसेशन में। जो आपको दर्द या पीड़ा की संवेदना होती है, शारीरिक दर्द या पीड़ा जो महसूस होती है, वो आपको रेड न्यूक्लियस उसको फील करवाता है आपको, मतलब ये सेंटर है जहां पर आपको जो पेन फिजिकल हो रहा है वो चीज महसूस होती है। और इसीलिए एनाल्जेसिया भी यहीं पर एक्ट करता है। एनाल्जेसिया यानी जब कोई आप ऐसे ड्रग्स या दवाइयाँ लेते हैं जो पेन किलिंग प्रॉपर्टीज रखती है, जो दर्द को कम करती है, दर्द निवारक दवाएं। क्योंकि रेड न्यूक्लियस में पेन का सेंसेशन होता है, इसलिए ये दवाएं रेड न्यूक्लियस पर असर करती हैं और आपको पेन की संवेदना, दर्द की संवेदना महसूस होनी बंद हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है टेगमेंटम का सब्सटैंशिया नाइग्रा। और यहाँ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये गहरे भूरे रंग का दिखाया हुआ है। हालांकि सब्सटैंशिया नाइग्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ब्लैक सब्सटेंस। सब्सटैंशिया यानी सब्सटेंस, नाइग्रा यानी ब्लैक। तो ब्लैक सब्सटेंस कहा गया क्योंकि लगभग काला शेड लिए हुए ये हिस्सा होता है। और इसका काम है फोर ब्रेन से कनेक्ट करना हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये एक पुल की तरह काम करता ही है सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और इसका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि जो रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं, कोई चीजें हम सीखते हैं कि अच्छा ये काम करें तो इससे हमें तारीफ मिलेगी, या ये काम करें तो इससे हमें कोई अच्छी पसंदीदा चीज मिलेगी। तो ये बिहेवियर जो हम लर्न करते हैं और उसकी वजह से फिर आगे से कोई हमारी पसंद की चीज होती है तो उसको अप्रोच करते हैं हम, यानी अवॉइड नहीं करते हैं, उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है बिहेवियर की, ये हमारा सब्सटैंशिया नाइग्रा सीखने में हेल्प करता है। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसा अभी कहा ही, कि टेगमेंटम के जो भी हिस्से हैं वो मोटर फंक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सब्सटैंशिया नाइग्रा भी क्योंकि टेगमेंटम का हिस्सा है,
मोटर फंक्शंस में रोल अदा करता है। और आपने इसका नाम सुना होगा पार्किंसंस डिजीज के संदर्भ में। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी उम्र के साथ कुछ न्यूरॉन्स मरने लगते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में, जो डोपामीन के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट्स में कठिनाई होती है, बॉडी मूवमेंट करने में समस्याएं आने लगती हैं। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में बहुत सारे डोपामीन के न्यूरॉन्स होते हैं और सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया से भी कनेक्टेड है। ये हमने देखा था जब हम बेसल गैंग्लिया डिस्कस कर रहे थे, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की बात आई थी, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा को स्ट्राइटम से जोड़ता है। और बेसल गैंग्लिया में स्ट्राइटम हमने कहा था कि कॉर्डेट और प्यूटामेन मिलकर बनाते हैं। तो जो मूवमेंट संबंधी समस्या आती है पार्किंसंस डिजीज की, जो उसका हॉलमार्क है मूवमेंट की प्रॉब्लम होना, वो इसी हिस्से से संबंधित है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के डोपामीन न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, जिससे पार्किंसंस के लक्षण देखने में आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है टेगमेंटम का, जिसे हम नाम दे रहे हैं पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, PAG शॉर्ट में। पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर का नाम इस तरह पड़ा हुआ है क्योंकि ये ग्रेइश कलर का दिखता है, ग्रे मैटर है ब्रेन का। और आप देख पा रहे हैं चित्र में एक हिस्सा दिया हुआ है, एक छेद जैसी जगह है, एक नली जैसी दिख रही है, जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस हिस्से से होकर गुजरता है। तो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है, इसके आसपास का जो ग्रेइश हिस्सा है, उसी को नाम दिया गया पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, क्योंकि ये सेरिब्रल एक्विडक्ट की पेरीफेरी में है, उसके किनारे किनारे है, चारों तरफ है, उसकी परिधि में है, इसलिए इसका नाम रखा गया पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। और क्योंकि ये ग्रे कलर का है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का बना हुआ है। इसमें कई सारे कनेक्शंस होते हैं, सर्किट्स होते हैं, जो स्पीशीज टिपिकल बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। यानी एक जिस प्रजाति का है जानवर, चाहे इंसान है चाहे कोई जानवर है, उस प्रजाति से संबंधित कोई खास तरह के व्यवहार जो हैं, वो कंट्रोल करता है पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। जैसे उदाहरण के लिए मान ले सेक्सुअल बिहेवियर, तो ह्यूमंस का सेक्सुअल बिहेवियर एक अलग तरह का होगा, बंदरों में अलग तरह का होगा, बिल्लियों में अलग तरह का होगा। तो ये प्रजाति के हिसाब से जो व्यवहार कुछ विशिष्ट तरह के होते हैं किसी निश्चित प्रजाति के, उस तरह के व्यवहारों को पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ये एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कि दर्द या पीड़ा का आपको जो एहसास होता है, उसको ऊपर ले जाने में, अलग दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने में, सॉरी दूसरे ब्रेन पार्ट्स तक ले जाने में, और पेन को मॉड्यूलेट करने में, उसकी तीव्रता को कम या ज्यादा करने में रोल प्ले करता है। इसके साथ ही जैसे हमने देखा कि सब्सटेंशिया नाइग्रा रिवॉर्डिंग बिहेवियर सीखने में हेल्प करता है, उसी तरह पेरीएक्विडक्टल ग्रे मैटर एवर्सिव बिहेवियर, उसका विपरीत एवर्सिव बिहेवियर सीखने में हेल्प करता है। यानी वो व्यवहार जिसके लिए आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, पनिशमेंट प्राप्त होती है, इस तरह के व्यवहारों को सीखने में और करने में ये मदद करता है। यहाँ देख पा रहे हैं आप एक फ्रेश ब्रेन का डाइसेक्शन, जिसमें आप देख पा रहे हैं ब्रेन स्टेम। यहाँ पर आप देखिए सब्सटेंशिया नाइग्रा बिल्कुल साफ दिख रहा है, किस तरह धारीदार संरचना दिख रही है, लगभग काले कलर का है, इसीलिए सब्सटेंशिया नाइग्रा इसका नाम दिया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के नीचे सुपीरियर कॉलिकुलस, और उसके ठीक नीचे फिर इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस दो जो आपको दिख रहे हैं जोड़े में, ये संरचना है हल्का उभार लिए, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है जहां विजन संबंधी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टेम में आती है। और फिर नीचे आप देखें उसके ठीक नीचे ही दो और उभार वाली संरचना है जो इंफीरियर कॉलिकुलस है। सिंगुलर बोलेंगे तो कॉलिकुलस, या दोनों को साथ में कहें तो कॉलिक्यूलाई। तो हम ब्रेन स्टेम के एक अगले हिस्से पर आ जाएंगे, जो है पॉन्स। पॉन्स हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, और पॉन्स भी एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, और ये रास्ता देता है कई सारे ट्रैक्ट्स के लिए, जो कि सेरिब्रम से होकर मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और साथ ही नीचे से यानी मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जानकारी लेकर ऊपर सेरिब्रम तक जाते हैं। पॉन्स बहुत सारे कनेक्शंस के माध्यम से
सेरिबेलम से भी जुड़ा हुआ है। कई सारे फाइबर बंडल्स होते हैं, ट्रैक्ट्स होते हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है, जिन्हें सेरिबेलर पेडंकल्स कहा जाता है। पॉन्स की खासियत ये भी है कि यहाँ पर कई सारे क्रेनियल नर्व्स का घर होता है। तो 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसमें से कई सारे की न्यूक्लियाई पॉन्स में पाए जाते हैं। साथ ही पॉन्स में कई नर्व्स होती हैं जो चेहरे और सर के हिस्से से जो भी टच आपको महसूस हो रहा है, पेन या दर्द महसूस हो रहा है या टेम्परेचर का जो सेंसेशन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ले जाने वाली नर्व्स जो होती हैं वो पॉन्स में ही साइनैप्स बनाती हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन बल्कि मोटर इंफॉर्मेशन में भी पॉन्स का बहुत रोल है। जो भी मोटर कमांड्स होते हैं आईज के मूवमेंट के लिए, या जब आप कोई चीज चबा रहे हो, च्यूइंग कर रहे हो, या चेहरे के एक्सप्रेशंस के लिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, ये सारी जानकारियां भी, ये मोटर सिग्नल भी जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स हो पाते हैं, वो पॉन्स में ही जनरेट होते हैं, वहीं पर शुरू होते हैं। इसके साथ क्रेनियल नर्व्स की जो न्यूक्लियाई है पॉन्स में, वो कई सारे और मूवमेंट रिलेटेड फंक्शंस कराते हैं, जैसे swallowing, कुछ खा रहे हैं आप तो उसको निगलना, टीयर प्रोडक्शन, आंसू का निर्माण, हियरिंग, सुनना, और बैलेंस बनाना या इक्विलिब्रियम बनाना, संतुलन बनाना बॉडी का। तो कई सारे क्रेनियल नर्व्स हैं जो ये सब कार्य करते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और ये कई सारे क्रेनियल नर्व्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो पॉन्स में स्थित होता है, इसलिए पॉन्स का ये भी फंक्शन है। और आप देख पा रहे हैं कि पॉन्स सेंसरी और मोटर दोनों किस्म के फंक्शंस में शामिल है। ब्रेन स्टेम का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है मेड्यूला, या पूरा नाम कहें तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला वो जगह है जो ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। मेड्यूला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिटरी ट्रैक्ट, या इसका साइंटिफिक टर्म है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये हमारी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस न्यूक्लियस को शरीर की स्थिति के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। जैसे हमारे शरीर में खून का बहाव किस तरह से हो रहा है, खून में कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारा हृदय कैसे गति कर रहा है, हमारी रक्त वाहिकाएं जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, वो क्या सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को मिलती हैं। और जब भी ये न्यूक्लियस सेंस करता है, इसे आभास होता है कि हाँ कोई चीज बैलेंस में नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, तो तुरंत ये रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करता है जिससे कि चीजें वापस होमियोस्टेसिस में या बैलेंस में आ सके, जैसा शरीर को जरूरत है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मेड्यूला, क्योंकि हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सही प्रकार से सुचारू ढंग से काम करते रहें, इसके लिए मेड्यूला उत्तरदायी होता है। साथ ही मेड्यूला कई सारे रिफ्लेक्स एक्शंस भी कराता है, और ये वो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जैसे वॉमिटिंग। अचानक कुछ आप खा रहे हैं और गलत सामान चला गया, कुछ खराब चीजें आपने खा ली जो शरीर में जहरीला हो सकता है, तो तुरंत आपको वॉमिटिंग होने लगती है। swallowing, ये भी जरूरी है। swallowing भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जब कुछ खा रहे हैं, कुछ निगलना है आपको। कफिंग, अगर आपके सांस की नली में कोई चीज चली गई, कुछ बाहरी तत्व चले गए जो सही नहीं है, शरीर में नहीं एंटर करने चाहिए, तो कफिंग होने लगती है। स्नीजिंग, छींक आना, जब सांस की नली से कुछ खराब चीजें अंदर चली गई जो हानिकारक हैं, तो स्नीजिंग होती ताकि तुरंत वो फोर्स के साथ बाहर आ जाएं। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं, जो शरीर शरीर के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, ये सारे भी मेड्यूला ही कराता है। और कई सारे क्रेनियल नर्व्स ब्रेन स्टेम से मेड्यूला के पॉइंट से ही बाहर निकलते हैं। एक और चीज है जिसे कहते हैं पिरामिडल डीकसेशन। ये पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस ओवर करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में कई सारी जानकारी हमारे राइट साइड के बॉडी पार्ट से आती है, और राइट साइड में
जो जानकारी है हमारे सॉरी लेफ्ट बॉडी पार्ट की जो जानकारी है वो राइट हेमिस्फीयर को जाती है। तो ये जो आ रही हैं ट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन लेके, वो इसी पॉइंट पर, मेडुला के पॉइंट पर हेमिस्फीयर क्रॉस करते हैं कि राइट की जानकारी लेफ्ट की ओर चली जाती है, लेफ्ट वाली राइट की ओर चली जाती है। और ये उस पॉइंट पर होता है मेडुला में जहां पर मेडुला स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं। इस पॉइंट को मेडुलरी कोनस कहा जाता है। और जो हम यहाँ बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स की, कि कुछ क्रेनियल नर्व्स भी हैं जो ब्रेन स्टेम से निकलती हैं इस पॉइंट पर, मेडुला के लेवल पर। तो आप कैसे याद रखें कि कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं? तो जैसा पहले कहा कि 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स होती हैं और सबकी नंबरिंग की हुई है, आगे से लेकर पीछे तक। हमारे सिर से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं। और हमारे ब्रेन के फ्रंट से लेकर पीछे की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ते जाएं, उस हिसाब से ये 12 नर्व्स की नंबरिंग की हुई है। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व पहली है, नाक के पास ऊपर ब्रेन से निकल रही है, तो सबसे फ्रंट में ये निकल रही है, ऑल्फैक्टरी नर्व पहली होती है। फिर उसके ठीक पीछे ऑप्टिक नर्व होती है जो आंखों से संबंधित है। इसी तरह से 12 जोड़े हैं क्रेनियल नर्व्स के, और उनकी 1 से 12 तक नंबरिंग फिक्स है। जैसे 10वां जो नर्व होती है क्रेनियल नर्व, वो है वेगस नर्व। तो ये नंबरिंग सबकी तय है। तो इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो मेडुला के पॉइंट से निकलती हैं, ये समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो ये मुख्य न्यूक्लियस है मेडुला का, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। इसी के पहले अक्षर से, इन 3 शब्दों के पहले अक्षर से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो इस पॉइंट से निकलती हैं मेडुला से। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, एन यानी 9, ट्रैक्टस का टी यानी 10, और सॉलिटेरियस एस से 7। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 6 नहीं, 7। तो क्रेनियल नर्व्स 7, 9 और 10 ये मेडुला से निकलती हैं। ये आप एक एक्चुअल ब्रेन में देख पा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स की पोजीशन दिखाई हुई है। पॉन्स आप देख पा रहे हैं, कुभार वाला हिस्सा होता है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा है। आप मेमिलरी बॉडी, सेरिबेलर पेडंकल्स, इनकी भी लोकेशन देख पा रहे हैं, ऑप्टिक नर्व दिख रही है। तो एक्चुअल ब्रेन में किस तरह से ये चीजें दिखती हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी तक हमने जो ब्रेन स्टेम के अलग अलग हिस्से देखे, मिड ब्रेन, पॉन्स या मेड्यूला, सबके अलग अलग लोकेशन और फंक्शन समझे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि ये पूरा ब्रेन स्टेम क्या मुख्य फंक्शंस करता है, तो 3 प्रकार के मुख्य फंक्शंस ये करता है। पहला, कि ब्रेन स्टेम एक रास्ता देता है, एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज बनाता है ब्रेन के हायर सेंटर से नीचे के हिस्सों के लिए, यानी स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रम से या फोर ब्रेन से जोड़ता है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान सही से हो सके, इंफॉर्मेशन आती भी है इस रास्ते से, जाती भी है ब्रेन तक, तो ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है। दूसरा, कि इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस जो है हमारे बॉडी के, उसका कंट्रोल सेंटर ब्रेन स्टेम में है। रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग आपकी जो हो रही है, लंग्स का फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कॉन्शियसनेस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के तहत जो होता है। इसी तरह ऑटोनॉमिक फंक्शंस, जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस है बॉडी के, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे सेलिवेशन, पसीना आना, पर्सपिरेशन, डाइजेशन, खाने का पचना, प्यूपिल्स का छोटा होना या बड़ा होना रोशनी की मात्रा के हिसाब से, यूरिनेशन, ये सारी चीजें, ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कि इसमें कई सारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ न्यूक्लियाई स्थित होते हैं ब्रेन स्टेम में। तो 12 जोड़े हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन सिर्फ क्रेनियल नर्व संख्या 3 से लेके 12 तक के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि ब्रेन स्टेम में स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले और दूसरे नर्व्स जो हैं, क्रेनियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, वो क्रॉस कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो में हमने बहुत संक्षिप्त में ब्रेन स्टेम के अलग-अलग हिस्सों और उनके कार्यों के बारे में जाना। धन्यवाद।